दोस्तों, आप में से काफ़ी लोग मेरी कहानियाँ तो सुन लेते हैं, पर मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही वीडियो को लाइक कर दो। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक सच्ची और डरावनी कहानी। आज की कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। तो आंखें बंद करिए, हेडफोन्स लगा लीजिए और अब चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। तुम सिर्फ मेरी हो, तुम मेरी पत्नी हो, हमारी शादी हुई है और अब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये शब्द किसी इंसान के नहीं है, ये शब्द है एक ऐसी आत्मा की जो अपने शिकार के लिए इधर उधर भटक रही थी। और फिर इसका शिकार हुई एक दुल्हन जो अपने घर से विदा हो तो गई थी लेकिन ससुराल नहीं पहुंची थी। रास्ते में ही उसके साथ एक भयानक घटना घट गई। दो बहनें थी, जुड़वा तो नहीं पर थी एक जैसी। दोनों बहुत ही सुंदर थी। पढ़ाई खत्म हुई तो उन दोनों के रिश्ते आने लगे। उनके पापा बहुत बीमार रहते थे और भाई छोटा था, इसलिए उनके परिवार वालों ने सोचा कि क्यों ना दोनों की शादी एक साथ ही करा दी जाए। पापा का कोई भरोसा नहीं कि कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए। दोनों की शादी अपने हाथों से कर जाए तो चैन से चले जाएंगे। किस्मत से दोनों का ही रिश्ता बहुत अच्छे अच्छे परिवारों में हो गया। शादी का दिन भी आ गया, सब कुछ खुशी खुशी निपट गया। फिर दोनों की विदाई हुई और दोनों अपनी अपनी ससुराल जाने लगी। जो छोटी थी, मोनिका नाम था उसका, उसे अचानक से कुछ होने लगा, कुछ अजीब सा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसने गाड़ी रोकने के लिए कहा तो उसके पति रवि ने कहा कि ये सुनसान जगह है, यहाँ रुकना सही नहीं है, इस जगह लूटपाट होती रहती है, आगे जाकर गाड़ी रोकते हैं। लेकिन वह जोर जोर से रोने लगी तो उन्हें गाड़ी रोकनी ही पड़ी। वो सब गाड़ी से उतरे, मोनिका को उतारा, तब वह चुप हुई। अचानक से तेज हवाएं चलने लगी, जबकि जून का महीना था और बहुत गर्मी भी थी। हवा से उन्हें थोड़ी राहत मिली। थोड़ी देर बाद उन्होंने मोनिका से कहा कि चलो घर चलते हैं, रात को यहाँ डर है लूटपाट का। सभी गाड़ी में बैठने लगे, लेकिन मोनिका चाहकर भी अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। उसे आवाज दी पर वह बोली कि मेरे पैर ही नहीं उठ रहे, पता नहीं क्या हो गया है। वो बहुत डर भी गई कि ऐसे अचानक से उसके साथ क्या हो रहा है। तभी रवि ने उसका हाथ पकड़ा और उसे गाड़ी में बैठाया। थोड़ी देर बाद वह अपने ससुराल पहुंच गई। सास नहीं थी, उसके बस नंद और जेठ थे। उसकी सास रवि को जन्म देकर चल बसी थी। उसकी नंद ने उसे कमरे में बैठाया और बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद रवि उसके कमरे में आया। वो उसके पास बैठने ही वाला था कि उसे किसी ने जोर से धक्का दिया। वह गिरते गिरते बचा। उसने चारों ओर देखा पर वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद ये मेरा कोई भ्रम हो सकता है। वह फिर से बेड पर बैठने लगा तो उसके साथ फिर से वही हुआ। वह डर गया और मोनिका भी बहुत डर गई। तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई दी, ये मेरी पत्नी है, तुम इससे दूर रहो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुनकर मोनिका और रवि बहुत डर गए। वो उस कमरे से बाहर आ गए। दीदी ने पूछा, क्या हुआ रवि, तुम दोनों बाहर क्यों आ गए? रवि ने कहा कि अंदर कमरे में बहुत गर्मी लग रही है, इसलिए हम बरामदे में ही सो जाएंगे। रवि को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अगर वह किसी से कहता भी है तो क्या पता कोई उसका यकीन करेगा भी या नहीं। इसी सोच में और दिन भर की थकान के कारण वह वहीं बरामदे में सो जाता है। मोनिका भी वहीं सोफे पर लेट जाती है। वो बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी, लेकिन वह भी किसी से कुछ कहती नहीं है। अगले दिन वो दोनों अपने कुलदेवी पर जाते हैं। वहां पर पुजारी जी मोनिका को आशीर्वाद में माता की चुनरी देते हैं। वे सब वापस अपने घर लौट आते हैं। शाम को दीदी भी अपने घर लौट जाती है। रात को खाना खाकर वे भी अपने कमरे में आते हैं। कमरे में आते ही उन्हें रात वाली घटना याद आ जाती है। वो दोनों डरे डरे से बैठ जाते हैं पर कुछ नहीं बोल पाते।
तभी रसोई से बर्तन गिरने की आवाज आती है। रवि रसोई में जाता है तो वहां बहुत सारे बर्तन जमीन पर पड़े थे। वह चारों ओर देखता है, उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी मोनिका के चीखने की आवाज आती है। वह भागकर कमरे में जाता है तो देखता है कि मोनिका डर कर एक कोने में खड़ी है। वह उसके पास जाता है और पूछता है, क्या हुआ? तो वह उसे कमरे में दूसरी तरफ इशारा करती है। वह देखता है कि उसकी शादी के कपड़े अपने आप ही जलने लग रहे हैं। वह आग बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक पूरे कपड़े जल जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि ये सब कैसे हुआ। उन्हें उन जले हुए कपड़ों को देखकर बहुत दुख होता है। अगले दिन मोनिका का भाई उसे लेने के लिए आ जाता है। वह उसके साथ अपने घर आ जाती है। घर पर उसकी बड़ी बहन भी आई हुई होती है, जो बहुत खुश थी। वो सबको अपने ससुराल वालों की बातें बताती है, वहां पर हुए आयोजन को विस्तार से बताती है। फिर वो मोनिका से पूछती है कि तुझे क्या हुआ है? कुछ भी नहीं बोल रही तब से। तू एक मिनट भी चुप नहीं बैठती है। अब जब से आई है गुमसुम सी है। क्या हुआ? रवि ने कुछ कहा क्या? नहीं दी, रवि तो बहुत अच्छा है, सब ठीक है। वह सबसे इस बात को छिपा गई कि उनके साथ क्या क्या हुआ। उसे हर वक्त ये महसूस होता जैसे उसके आसपास कोई है। वह बहुत ही डरी डरी सी रहने लगी। उसकी माँ ने भी उससे पूछा, पर उसने उन्हें भी कुछ नहीं बताया। 2 दिन बाद रवि उसे लेने आ गया। घर वालों ने रवि से भी पूछा कि क्या कोई बात है? ये जब से आई है पता नहीं कहाँ खोई है। ना ठीक से खाती है और ना पीती है, और हर वक्त डरी हुई सी रहती है। लेकिन रवि ने भी कुछ नहीं कहा। वो मोनिका को लेकर घर वापस आ गया। रात में जब वह काम खत्म करके कमरे में सोने के लिए आए तो दोनों एक ही बेड पर लेट गए। ये बात उस आत्मा से बर्दाश्त नहीं हुई। उसने रवि पर हमला करने की कोशिश की, पर वह उसे कुछ नहीं कर पा रहा था। वह गुस्से से छटपटाने लगा। रवि और मोनिका को साथ देखकर वह गुस्से से पागल हो गया और वह अपने असली रूप में सामने आ खड़ा हुआ। रवि और मोनिका बहुत बुरी तरह से डर गए। बहुत ही भयानक चेहरा था उसका, लाल लाल आंखें और बहुत ही डरावना चेहरा। वह गुस्से में रवि से बोला, दूर हो जाओ मेरी पत्नी से, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। आज तुम उस पंडित के दिए धागे से बच गए, लेकिन कब तक बचोगे? पूर्णिमा के बाद इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा और फिर मैं तुम्हें मारकर अपनी पत्नी को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा। जब मोनिका अपने घर आई हुई थी तब रवि पंडित जी के पास गया था और उन्हें सब बातें बताई थी। तब उन्होंने उसे 2 धागे दिए थे, एक उसके लिए और दूसरा मोनिका के लिए। पंडित जी ने कहा था कि ये धागे कुछ दिन के लिए ही तुम्हारी रक्षा कर पाएंगे, उससे पहले ही तुम्हारे लिए कुछ और उपाय करने के लिए हमें अपने बड़े पुजारी जी से मिलना पड़ेगा। तब तक ये तुम दोनों की रक्षा करेगा। धागे के कारण वह उनको छू भी नहीं पा रहा था। वह गुस्से से पागल होकर सामान इधर उधर फेंकने लगा। फिर वह वहां से चला गया। वो दोनों सारी रात ऐसे ही बैठे रहे। कुछ दिन ऐसे ही खौफ के साए में बीत गए। पूर्णिमा भी आ गई। मोनिका ने रवि से पूछा, कल इस धागे का प्रभाव खत्म हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? रवि ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं करता हूं कुछ। रवि पंडित जी के पास जाता है तो वह उसे बताते हैं कि मेरी बड़े पुजारी जी से बात हुई थी। उन्होंने कहा कि वो आत्मा बहुत ही खतरनाक है, उसे नष्ट करने के लिए एक अनुष्ठान करना पड़ेगा। वे आज शाम को आपके घर आएंगे और अनुष्ठान करेंगे। कुछ सामान की जरूरत होगी, ये तुम ले आना। ऐसा कहकर उन्होंने एक पेपर पर कुछ सामान लिख कर दिया और शाम तक सब ले आने के लिए कहा। रवि सब सामान ले आया और दोनों शाम का इंतजार करने लगे। शाम को पंडित जी और बड़े पंडित जी दोनों ही आ गए और बताए हुए सामान को लेकर अनुष्ठान की तैयारी करने लगे। अचानक से सब घर का सामान हिलने लगा और जोर जोर से चीखने की आवाजें आने लगी। मोनिका और भी डर गई। पंडित जी ने सबको शांत बैठने का इशारा किया और अपनी प्रक्रिया में लग गए। धीरे धीरे सब शांत हो गया।
अनुष्ठान पूरा करने के बाद पुजारी जी ने कहा कि अब तुम दोनों को कोई खतरा नहीं है, बला टल चुकी है। दोनों ने राहत की सांस ली। दोनों आज बहुत खुश थे कि चलो अब चैन से रहेंगे, लेकिन फिर भी उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि एक दूसरे के पास बैठें। दोनों अलग अलग सो गए। सुबह उठे तो वो अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रहे थे। घर के वातावरण में भी आज बहुत ताजगी थी। कुछ अलग ही एहसास दोनों को हो रहा था। बहुत खुश थे आज दोनों। शादी के बाद आज पहली बार दोनों ने एक अलग सी खुशी को महसूस किया, लेकिन आने वाले खतरे से वो बिल्कुल बेखबर थे। आज रवि मोनिका के लिए बाजार से नई साड़ी लाया था। बहुत ही सुंदर साड़ी थी। मोनिका को भी वह साड़ी बहुत पसंद आई। शाम का खाना बनाने के बाद उसने रवि को खुश करने के लिए वह साड़ी पहनी। मोनिका उस साड़ी में बिल्कुल अप्सरा लग रही थी। रवि तो उसका दीवाना हुआ जा रहा था। खाना खाकर वह अपने कमरे में सोने के लिए आए। रवि ने मोनिका का हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठाया। फिर वे दोनों बातें करने लगे कि तभी रवि का फोन बजने लगा। उसने फोन उठाया तो उधर से बहुत अजीब सी आवाज आ रही थी। कुछ भी ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था। फोन अपने आप ही कट गया। फिर बार बार फोन बजने लगा, लेकिन कोई भी नहीं बोल रहा था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। दोनों बहुत परेशान हो गए और रवि ने फोन स्विच ऑफ कर दिया। मोनिका को प्यास लगी तो वह किचन में पानी पीने के लिए गई। वहां उसे ऐसा लगा जैसे कि कोई उसे देख रहा है। वह बिना पानी पिए ही वापस आ गई। रवि ने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने सोचा कि ये मेरा वहम भी हो सकता है, और उसने रवि से कहा कि कुछ नहीं, मैं बस थक गई हूँ और सोना चाहती हूँ। रवि कहता है कि ठीक है, तुम सो जाओ, मैं अभी थोड़ी देर बाहर टीवी देखता हूँ। मोनिका सो जाती है और रवि टीवी देखने लगता है। कुछ देर बाद रवि को भी महसूस होता है कि जैसे कोई उसे देख रहा है। तभी उसकी नजर खिड़की पर पड़ती है तो वहां उसे दो आंखें दिखाई देती है जो लगातार उसे ही देख रही थी। वह डर जाता है और अंदर कमरे में चला जाता है। डर के कारण उसे नींद भी नहीं आती। वह सोचता है कि ये फिर से आ गया, कैसे बचेंगे हम इससे अब। यही सब सोचते सोचते सुबह हो जाती है। आज मोनिका का भाई उसे लेने के लिए आ जाता है और वह उसके साथ अपने घर आ जाती है, लेकिन उसकी माँ देखती है कि वह सूख कर काटा हुई जा रही थी। ना जाने क्या बात है, कुछ बताती भी नहीं है। एक दिन उसकी माँ से उसका हाल देखा नहीं गया तो वह उसे जोर से डांट लगाती है और कहती है कि जो भी कारण है सब सच सच बताओ। पहले तो वह अपनी माँ को टाल देती है, पर जब वह नहीं मानती तो वह उन्हें सारी बात बता देती है। सारी बातें सुनकर उसकी माँ हैरान रह जाती है और उसे आश्वासन देती है कि वह इस बात का हल जरूर निकालेगी। वो ये बात मोनिका के पापा से कहती है तो वो भी चिंतित हो जाते हैं। मोनिका की माँ अपनी एक सहेली से इस बात का जिक्र करती है तो वो उसे एक मौलवी जी के पास लेकर जाती है। मौलवी जी से वह सारी बातें बताती है जो भी मोनिका ने उन्हें बताई थी कि किस तरह से एक आत्मा ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर रखी है। वो सारी बातों को ध्यान से सुनते हैं, फिर भगवान का ध्यान लगाकर देखते हैं कि मोनिका के साथ क्या क्या हुआ और वो आत्मा कब से उसके पीछे है। फिर वह अपनी आंखें खोलते हैं और मोनिका की माँ से कहते हैं कि वह बहुत ही खतरनाक आत्मा है। वह मोनिका को अपनी पत्नी मानता है और उसे अपने साथ लेकर जाएगा। मोनिका की माँ बहुत डर जाती है। फिर वह उनसे पूछती है कि क्या कोई उपाय नहीं है जिससे मोनिका की जान बच जाए और साथ ही वह आत्मा उसका पीछा छोड़ दे। वह उन्हें बताता है कि उपाय है पर बहुत कठिन है और अगर जरा सी भी गलती की तो परिणाम बहुत घातक हो सकता है। वो बोली, कुछ भी कीजिए पर मेरी बेटी की जान बचाइए। तब उन्होंने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा, तब तक तुम मोनिका से कुछ भी मत कहना। उसे ये भी मत बताना कि तुम यहाँ आई थी। वो एक शीशी में उन्हें जल देते हैं और कहते हैं कि ये जल मोनिका के कमरे में छिड़क देना और रवि को भी बुला लेना। मैं कल शाम को तुम्हारे घर आऊंगा और मोनिका की मदद करूंगा। जैसे जैसे उन्होंने बताया था, मोनिका की माँ ने सब कुछ वैसा ही किया और मोनिका से कुछ भी नहीं बताया। अगले ही दिन फोन करके रवि को भी अपने घर बुला लिया।
अचानक से रवि को वहां आया देख मोनिका चौंक गई, पर रवि ने उसे कुछ नहीं बताया क्योंकि मोनिका की मां ने रवि को सब बता दिया था और मोनिका से कुछ भी कहने को मना कर दिया था। रवि ने मोनिका से कहा कि उसका मन नहीं लग रहा था, इसलिए वह मिलने आ गया। फिर मोनिका ने कुछ नहीं पूछा, बल्कि वह खुश हो गई रवि को वहां देखकर। सबको शाम का इंतजार था। एक अनजाने डर से सभी अंदर ही अंदर घबराए हुए थे। उन्हें डर था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। शाम की अजान के बाद मौलवी जी उनके घर आए तो मोनिका को अजीब सी घबराहट होने लगी। उसे समझ नहीं आया कि उसे ये अजीब सी फीलिंग क्यों हो रही है। वह डर गई कि कहीं वो आत्मा यहाँ ना आ जाए और मेरे परिवार को कोई नुकसान ना कर दे। वो यही सब सोच रही थी कि सच में उसे एक साया अपने आसपास महसूस हुआ। मोनिका को महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा जोर जोर से सांसें ले रहा है। वह उसके कान में कुछ कह रहा है। मोनिका का गला सूख जाता है, पर वह ना कुछ कह पाती है और ना ही वहां से कहीं जा पाती है। वह वहीं जड़ हो जाती है। वो उसके कान में कहता है कि तुम मेरी पत्नी हो, इन सब से कहो कि उसे ये बाहर भेज दे। वो इंसान हमें अलग कर देगा और मैं तुम्हारे बिना नहीं रहूंगा। मोनिका कहती है कि कौन इंसान? मोनिका ये कहते ही बेहोश होकर गिर जाती है। आवाज सुनकर सभी वहां आते हैं तो देखते हैं कि मोनिका बेहोश पड़ी है। वो उसे उठाकर बेड पर लिटा देते हैं। फिर मौलवी जी अंदर आते हैं तो वे सबसे कहते हैं कि आत्मा को पता लग चुका है कि मैं यहाँ हूं, इसलिए उसने इस पर कब्जा करने की कोशिश की है। इसे एक रस्सी से बांध दो और कोई भी इसके पास मत जाना। रवि कहता है कि नहीं, तुम इसके साथ ये क्या कर रहे हो? वो डर जाएगी और इसे कुछ हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? सब रवि को समझाते हैं। वह बहुत मुश्किल से इस बात के लिए तैयार होता है। मोनिका को रस्सी से बांध देते हैं। फिर वे मौलवी जी के कहे अनुसार सारे काम करने लगते हैं। धीरे धीरे मोनिका को होश आता है तो वह पूछती है कि उसे ऐसे क्यों बांध रखा है और ये सब क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो तुम सब? रवि मोनिका के पास जाने को होता है तो मौलवी जी उसे रुकने का इशारा करते हैं। अचानक से मोनिका की आंखें लाल हो जाती है और उसकी आवाज भी बदल जाती है। वह रवि से कहती है कि तुम यहां भी आ गए। तुम्हें कितनी बार कहा है कि ये मेरी पत्नी है और मैं इसका पति हूं और आज मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। कोई भी हमारे बीच में आया तो वह नहीं बचेगा। तभी उस पर वे जल डालते हैं तो वह कहराने लगता है। कहता है कि ये सब करके तुम मुझसे इसे नहीं छीन सकते, ये मेरी पत्नी है। तब वो गुस्से से पूछते हैं कि ये तुम्हारी पत्नी कैसे हुई? तुम मर चुके हो और आत्मा की कोई पत्नी नहीं होती। इसका पति रवि है, तुम नहीं। इसे छोड़कर यहां से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। नहीं नहीं, ये जल मुझ पर मत डालो। मैं बताता हूं तुम्हें कि ये मेरी पत्नी कैसे है, कैसे हुई हमारी शादी। आज से 15 साल पहले की बात है। उस दिन मेरी शादी थी। बहुत खुश था मैं। खुशी खुशी सारी रस्में निभाई जा रही थी। मेरी माँ और पिताजी भी बहुत खुश थे। बारात लेकर हम लड़की वालों के यहाँ गए। बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा स्वागत हुआ। आज हमारी शादी थी और हमने अब तक उस लड़की को देखा नहीं था जिससे मेरी शादी हो रही थी। बड़ा बेचैन था पर निश्चित भी था कि जब माँ को पसंद है तो मुझे भी पसंद आ ही जाएगी। मैं खुशी खुशी सारी रस्में निभा रहा था कि अचानक लड़की पक्ष में अजीब सा माहौल हो गया। सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। पूछने की कोशिश की तो कोई कुछ भी कहने को तैयार नहीं था। हमारा दिल बहुत घबरा रहा था। फिर थोड़ी देर बाद लड़की के पिता हाथ जोड़कर हमारे सामने आकर खड़े हो गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने जो कहा वह सुनकर हम सब हैरान रह गए। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी घर छोड़कर चली गई है। वह किसी और से प्यार करती थी। हमने बहुत समझाया, सोचा एक बार शादी हो जाएगी तो अपने आप प्यार का भूत उतर जाएगा, लेकिन वह हम सबको धोखा देकर भाग गई अपने प्रेमी के साथ। मुझे माफ कर दो, यह कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा। अब हम क्या कर सकते थे? बहुत बड़ा धक्का लगा हमें। बारात बिन दुल्हन के वापस लौट आई। हम उदास रहने लगे।
दोस्त सामने तो भले बनते और पीठ पीछे हमारा मजाक बनाते। उनकी बातें मेरे दिल और दिमाग पर इतना असर कर गई कि एक दिन मैं गांव की नदी में कूद गया और आत्महत्या कर ली। मैंने देखा मेरे शरीर को सब जला रहे हैं, मेरे परिवार वाले सब रो रहे हैं। मेरे से ये सब देखा नहीं गया और मैं वहां से भटकते हुए यहाँ आ गया। तब से मुझे जो भी दुल्हन मिलती है मुझे वो अपनी पत्नी लगती है। पहले भी मैं कई दुल्हनों के साथ ऐसा कर चुका हूं, पर फिर भी वो मुझसे बच जाते हैं। लेकिन मोनिका के साथ मैंने 7 फेरे लिए हैं, इसे मैं नहीं छोड़ सकता। मौलवी ने पूछा कि मोनिका के साथ तुमने फेरे कैसे लिए? तब उसने जो बताया उसे सुनकर सब चौंक गए। उसने बताया कि मोनिका जब मेहंदी लगवाकर अपने घर वापस लौट रही थी तभी मैं भी उसी रास्ते से इसके पीछे पीछे आ गया। रवि से जब इसकी शादी हुई तब मैं रवि के शरीर में चला गया और मेरी और मोनिका की शादी हो गई। अब ये मेरी पत्नी है। 15 साल से मैं अपनी पत्नी के लिए भटक रहा था, अब जाकर मुझे मेरी पत्नी मिली है। इतना कहकर वो उसके शरीर से चला गया और वह फिर से बेहोश हो गई। सभी ने मौलवी के सामने हाथ जोड़े और कहा, कैसे भी करके मोनिका को बचाओ। तब उन्होंने सबको शांत रहने को कहा और अपनी विधि शुरू कर दी। उस आत्मा ने मोनिका के शरीर को घायल करना शुरू कर दिया। बहुत मुश्किल से उस पर काबू करके उन्होंने अपनी प्रक्रिया फिर से शुरू की। थोड़ी देर बाद मोनिका को होश आया तो उसने देखा सब उसके पास बैठे हैं और उसके हाथ बंधे हुए हैं। उसने रवि से कहा कि उसके हाथ खोल दें, उसे बहुत दर्द हो रहा है। रवि जैसे ही खोलने के लिए चला उन्होंने उसे रोक दिया और उसे पीछे हटने का इशारा किया। मौलवी ने बहुत मुश्किल से उस आत्मा पर काबू पाया। वह आत्मा वहां से चली गई और मोनिका और रवि अपनी खुशहाल जिंदगी जीने लगे। आज उनके 2 बेटे हैं, वो सब बहुत खुश हैं। वह आत्मा फिर कभी वापस नहीं आई। तो दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म होती है। कहानी की शुरुआत होती है मीना और उसके कुछ दोस्तों से। मीना जो कि बेफिक्र किस्म की लड़की है, वह कुछ हरफन मौला टाइप की है। उसके चेहरे पर आज तक कभी गंभीरता दिखाई नहीं दी थी। बात बात पर मजाक करना, फट से बातों का जवाब दे देना, यह सभी आदतें उसमें भरी हुई थी। बात एक रोज की है। मीना और उसके कुछ दोस्त किसी जगह घूमने जाने वाले थे। रास्ते पर एक बहुत ही विशाल मंदिर पड़ता है, जिसे देखकर मीना की फ्रेंड आशा बीच रास्ते में ही गाड़ी रोकने को कहती है। मीना के साथ आशा, विक्रांत, मनीष और रितेश थे। यह सभी लोग एक ही कॉलेज में थे। साथ में मिलकर इन्होंने एक सुंदर से पिकनिक स्पॉट पर एक पूरा दिन बिताने का प्लान किया था। वे सुबह ही निकल गए थे ताकि रात के 7-8 बजे तक यह लोग वापस से घर रवाना हो सकें। इसलिए यह सभी सुबह सुबह 5 बजे ही अपने घर से निकल गए थे। विक्रांत की कार थी और सभी दोस्तों ने मिलकर उसकी कार में एक साथ घूमने का प्लान किया था। आशा के कहने पर विक्रांत ने बीच रास्ते पर ही कार खड़ी कर दी थी। आसपास ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं था। दूर दूर तक एक साइकिल तक नहीं दिखाई दे रही थी। बहुत ही अजीब लग रहा था। मीना ने विक्रांत से मजाक करते हुए पूछा, क्या तुम हमें सही रास्ते पर ही ले जा रहे हो ना, या फिर सारा दिन इसी कार में ही घूम घूम कर बिताना होगा? विक्रांत सर हिलाते हुए कहता है कि वह बिल्कुल सही रास्ते पर ही उन सभी को लेकर जा रहा है। वह पहले भी उस स्पॉट पर एक बार जा चुका है, इसलिए उन सभी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आशा उनकी बात को काटते हुए कहती है कि चलो भी जल्दी से उस मंदिर के दर्शन करके आते हैं। वैसे भी किसी जगह जाने से पहले अगर भगवान के दर्शन कर लिया जाए तो यात्रा शुभ होती है। मीना आशा की बातों को सुनते ही मजाक करने लगती है और तरह तरह की बातों से आशा को चिढ़ाने लगती है। आशा मीना की बातों को नज़रअंदाज करते हुए मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगती है। सभी दोस्त मंदिर के दर्शन के लिए चले जाते हैं, सिवाय मीना और मनीष के। यह दोनों ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे मंदिर के दर्शन के लिए, इसलिए यह दोनों बाहर ही रुकते हैं। वह मंदिर बहुत ही प्राचीन था।
उसमें एक प्राचीन माँ दुर्गा की मूर्ति रखी हुई थी। आशा, रितेश और विक्रांत माँ को प्रणाम करते हैं और अपनी यात्रा शुभ होने की कामना करते हैं। वे तीनों माँ को प्रणाम कर कर सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और सभी दोस्त वापस से अपनी जर्नी को शुरू करते हैं। रास्ते में विक्रांत की कार खराब हो जाती है और सभी लोग विक्रांत को गुस्सा करने लगते हैं। सुबह के 9:30 बज चुके थे और अभी तक वे लोग अपने मेन स्टॉप पर नहीं पहुंच पाए थे। विक्रांत सभी को समझाता है कि वह जगह यहाँ से सिर्फ कुछ ही मिनट्स की दूरी पर है, वह लोग पैदल भी चल सकते हैं। और रही बात कार की, तो वह कार यहीं छोड़कर आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। मीना आशा से कहती है, अरे यार, तुमने तो कहा था कि माता के दर्शन करने के बाद कोई कठिनाइयाँ नहीं आएंगी, तो फिर यह क्या है? हमने माँ के दर्शन नहीं किए तो मुझे और मनीष को तकलीफ हो रही है, पर तुम तीनों को क्यों? यह बात सुनते ही आशा मीना को गुस्सा करती है और उससे समझाते हुए कहती है कि मीना, इतना भी खुले जुबान का होना अच्छा नहीं है। तुम हर बात में किसी को कुछ भी कह देती हो, बिना कुछ सोचे समझे किसी से भी तर्क करने लगती हो। जरूरी नहीं कि इंसान के साथ हर वक्त अच्छा ही हो, जरूरी यह है कि वह अपने काम को किस तरह से निपटा सकता है, चाहे उसे जितनी भी मुश्किल का सामना करना पड़े। यह उस पर निर्भर करता है कि वह अपने काम को किस तरह करे। मीना आशा की बात को हवा में उड़ाते हुए कहती है कि ठीक है भाई, लेक्चर देना बंद कर, अब चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। वह रास्ता थोड़ा अजीब सा लग रहा था। रास्ते के चारों तरफ पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे थे, मानो जैसे किसी जंगल में आ गए हों। अब कुछ मिनट चलने के बाद ही सभी दोस्तों को दूर से वह पार्क दिखाई दे रहा था। बहुत ही सुंदर सी जगह थी घूमने फिरने के लिए। यहाँ पर खाने पीने की अच्छी अच्छी स्टॉल सब कुछ अवेलेबल था। मनीष सभी दोस्तों से कहता है कि अरे यार, जल्दी करो, बड़ी जोरों की भूख लगी है, अब और इंतजार नहीं होता। सभी लोगों ने अपने कदमों को तेज बढ़ा लिया। वे लोग अभी जा ही रहे थे कि अचानक पीछे से कुछ आवाज़ सी आई, अरे भाई, मुझे भी साथ ले लो, मैं भी बहुत भूखा हूँ। एक पल के लिए सभी दोस्तों ने एक साथ ही पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। विक्रांत आगे बढ़कर इधर उधर देखने लगा और कौतूहल भरे स्वर में कहा, क्या तुमने भी वही सुना जो मैंने सुना? सच बताओ, क्या तुम सभी ने वह बात सुनी? सभी ने हाँ में जवाब दिया और कहा कि हाँ, हमने भी उस आवाज़ को सुना। किसी ने कहा कि मुझे भी साथ ले लो, मैं बहुत भूखा हूँ। आशा बहुत ही घबरा गई थी, डर के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था। तभी मनीष ने सभी की बातों को काटते हुए कहा, कुछ नहीं, शायद कोई और होगा जिसे हमारी जैसी भूख लगी होगी और वह अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से कह रहा होगा और हमें लगा कि शायद वह हमसे कुछ कह रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो दोस्तों वहाँ चला जाए। यह बोलते हुए सभी दोस्त उस जगह, उस पार्क के अंदर चले जाते हैं। वह एक स्टॉल पर जाते हैं और अपने लिए कुछ खाने का ऑर्डर देते हैं। खाना टेबल में लग चुका था और सभी ने खाना स्टार्ट कर दिया। मीना, जिसने अभी अपने मुंह में एक निवाला ही लिया था, कि अचानक से पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा, मीना, मीना। मीना घबरा जाती है और झट से पीछे मुड़कर देखती है, पर दूर दूर तक उसे कोई ऐसा इंसान नहीं दिख रहा था जो उसकी तरफ देखकर उसे पुकार रहा हो। विक्रांत मीना से पूछता है, क्या हुआ मीना, किसे ढूंढ रही हो? खाने पर ध्यान दो, अभी हमें बहुत चल फिर कर यहाँ वहाँ घूमना है। मीना ने किसी से कुछ भी नहीं कहा। वह जानती थी अगर वह कुछ कहेगी तो कोई उसका भरोसा तो करेगा नहीं, प्लस उसका मजाक उड़ाकर निकल जाएंगे। सभी दोस्त खाना खा लेते हैं। वह लोग पहले एक राइड को लेने के लिए टिकट काउंटर पर जाते हैं। विक्रांत सभी की टिकट करवा देता है। सभी दोस्त काफ़ी खुश थे। मीना और मनीष एक साथ दूसरे राइड्स के लिए चले जाते हैं। उधर विक्रांत, आशा और रितेश एक साथ फ्लावर्स को देखने के लिए गार्डन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारे फूल लगाए हुए थे।
वह बहुत ही सुंदर दिख रहा था। तीनों दोस्त पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे। दूसरी तरफ ना जाने मीना को क्या हो गया था। वह रह रहकर पीछे की ओर देखा करती। उसने मनीष को सारी बात बताई। मनीष पीछे की ओर जाता है पर उसे कोई नहीं दिखता। अचानक से मनीष को उसके सामने लगे एक विशाल वृक्ष के ऊपर कुछ आकृति सी दिखाई देती है। वह आकृति इंसान की तो नहीं बल्कि किसी और चीज की ही मालूम पड़ रही थी। लग रहा था कि कोई ऊपर बैठा हुआ है। मनीष दौड़कर मीना के पास आ जाता है। मनीष मीना को सारी बात बता देता है। अब मीना और मनीष दोनों ही काफी घबराए हुए रहते हैं। वह तेजी से अपने बाकी दोस्तों की तरफ भागते हैं। मनीष की नजर पीछे की तरफ जाती है। उसे एक परछाई सी अपनी तरफ दौड़ती हुई दिखाई दे रही थी। मनीष बहुत ही डर जाता है और मीना का हाथ पकड़कर उसे जल्दी से भागने के लिए कहता है। दोनों रफ्तार बढ़ा लेते हैं। मनीष मीना को पीछे मुड़ने से मना कर रहा था पर मीना बार बार पीछे देख रही थी। अचानक से मीना का पैर फिसल जाता है और वह जमीन पर गिर जाती है। मनीष देखता है कि कोई तेजी से मीना की तरफ बढ़ रहा है और अचानक से मीना का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक साक्षात रूह थी और मीना जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसके चिल्लाने को सुनकर बाकी दोस्त विक्रांत, आशा और रितेश दौड़े दौड़े उसकी तरफ चले आते हैं। तब तक वह रूह जा चुकी थी। मीना की हालत बहुत खराब हो गई थी। रितेश उसे उठाकर पास ही के बेंच पर लिटा देता है और वे लोग मनीष से सारी बातों को जान लेते हैं। पहले तो किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा था पर मीना की और मनीष की इतनी दयनीय अवस्था देखकर वह दोनों उनकी बातों को मान लेते हैं। विक्रांत, आशा जल्दी जल्दी मेन एग्जिट गेट की तरफ जाते हैं। उनकी कार कुछ ही दूरी में पार्क थी और वहीं दूसरी तरफ मनीष, रितेश मीना को जैसे तैसे उठाकर एग्जिट गेट के पास ले आ रहे होते हैं। पर यह क्या, विक्रांत, आशा काफी घबराए हुए थे। उन्होंने अपने दोस्तों को बताया कि एग्जिट गेट तो बंद है। सभी दोस्तों को काफी आश्चर्य होता है। इसी बीच मीना की आंखें खुलती हैं। वह बिल्कुल भी बोलने की हालत में नहीं थी। उसके हाथ और पैर में कुछ चोटें भी आई हुई थी। वह आशा को पकड़कर रोने लगती है और कहती है, यह सब क्या हो गया, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वह चीज़ क्या थी? हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे घर जाना है। मीना जो कितनी बेफिक्र खुली मिजाज की लड़की थी, आज उसकी यह हालत देखकर बाकी सारे दोस्तों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उस एक इंसिडेंट ने मीना की पूरी पर्सनैलिटी को चेंज कर दिया था। वह डरी डरी इधर उधर देखी जा रही थी, मानो उसका दिमाग काम ना कर रहा हो। रितेश सभी दोस्तों से कहता है, एक बार अंदर जाकर बाकी सभी लोगों से पूछताछ करनी चाहिए। शायद किसी न किसी के साथ कुछ ऐसा हुआ होगा और कुछ शायद इस बात से अनजान होंगी। सभी दोस्त अंदर की तरफ वापस जाते हैं पर यह क्या, पूरा पार्क खाली था। दूर दूर तक एक चिड़िया तक नहीं दिखाई दे रही थी। आसमान साफ था। वहां पर स्टॉल जितनी सारी थी जिनमें तरह तरह की चीजें बिक रही थी। खाने पीने की चीजों से लेकर A to Z खरीदारी का कुछ भी सामान मिल रहा था। पर अब वहां सभी स्टॉल खाली थे। सामने जो भी चीज थी वह बिल्कुल सड़ी हुई थी। यहाँ तक कि उसमें से बदबू भी आ रही थी। यह सब देखकर सभी के होश उड़ गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। स्थिति बहुत ही भयंकर हो गई थी। सभी का दिमाग काम करना बंद हो गया था। एक साथ सभी दोस्त विक्रांत पर भड़कने लगते हैं। वह उससे कहते हैं कि तुम ही हमें यहाँ लाए थे। हम तो आज तक इस जगह में आए भी नहीं थे और ना ही हमें इस जगह के बारे में पता था। तुम थे वह जिसने कहा था कि यह जगह बहुत ही स्वीट है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सुंदर सुंदर जगह है घूमने के लिए उस पार्क के अंदर। अब जवाब दो विक्रांत, यह सब क्या है? विक्रांत सर पर हाथ रख लेता है और कहता है, दोस्तों मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ पर उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था।
पर आज ऐसा क्यों? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई एम वेरी सॉरी, मेरे कारण तुम सबकी जान पर बन आई है, प्लीज मुझे माफ कर दो। मनीष सभी दोस्तों को समझाते हुए कहता है, यह वक्त एक दूसरे पर दोष देने का नहीं है, बल्कि यह सोचने का है कि यहाँ से निकला कैसे जाए। मीना अब काफी हद तक अपनी सेंसेस में आ गई थी। वह थोड़ा लंगड़ा कर चल रही थी, पर वह सभी से कहती है कि अब हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। वे सभी जल्दी जल्दी मेन एग्जिट गेट की तरफ जाते हैं। उनके होश तब उड़ जाते हैं जब उस गेट पर उन्हें एक बड़ा सा ताला लगा हुआ दिखता है। थोड़ी देर पहले तो गेट पर कोई ताला लगा हुआ नहीं था, तो फिर यह क्या? अचानक से इस ताले को इस दरवाजे पर कौन लगा गया? वह उस लॉक को खोलने की कोशिश करते हैं, पर दरवाजा टस से मस नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था उन बड़ी बड़ी लोहे के गेट को किसी ने बहुत ही मजबूत गम से चिपका दिया हो। क्या मजाल थोड़ा सा हिल जाए। सभी के मन में अब दहशत सी फैल गई थी। सबके मन में अलग अलग ख्याल थे। कोई एक कहता है, क्या किसी ने उन्हें मारने का प्लान बनाया है, जो उन्हें यहाँ कैद करके रख लिया है? तो कोई कहता है कि यह उसी भूत का काम है, वह हमें नहीं छोड़ेगा, हमें मार देगा। तो कोई कहता है ऐसा कुछ नहीं है। तरह तरह की बातें उठाई जा रही थी, पर हल कुछ भी नहीं निकल पा रहा था। आशा, जो कि काफी भक्ति भावनाओं से परिपूर्ण थी, उसने सभी को सुझाव दिया कि वह एक साथ यहीं बैठकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, जिसे हनुमान चालीसा पूरी कंठस्थ याद थी। एक दूसरे का हाथ पकड़कर वे सभी आशा को सुनकर हनुमान चालीसा का पाठ जोर जोर से करना शुरू कर देते हैं। तकरीबन जब 7वीं बार आशा ने हनुमान चालीसा पाठ करना शुरू किया तो दरवाजे में कुछ हलचल सी हुई। मनीष उठता है और दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, पर उसे इतना जोर का झटका लगता है कि वह दूर जा गिरता है। उसका सर वहीं फट जाता है। वह छटपटाता हुआ वहीं दम तोड़ देता है। मीना यह दृश्य देखकर मानो मर ही गई थी। वह मनीष को पकड़कर जोर जोर से रोने लगती है। मनीष और मीना दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। आशा मीना को मनीष से अलग करती है और उसे चुप कराने की कोशिश करने लगती है, उसे संभालने लगती है, पर मीना का तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। इस हादसे से सभी दोस्त सदमे में थे। वह सभी मनीष को घेरे रो रहे थे। आशा सभी को समझाती है कि जैसे तैसे हिम्मत कर वापस से सभी को गोल घेरे में बैठाकर वह मंत्रों का जाप शुरू करती है। जाप शुरू करते करते मानो आसपास की चीजें तेजी से बदलने लग रही थी। देखते ही देखते वहां ढेर सारे लोग चलते फिरते हुए दिखाई देने लगते हैं, जैसे वापस से उस पार्क में जान आ गई हो। लोगों का आगमन चारों तरफ था। कोई कुछ करता तो कोई कुछ और कर रहा था। बच्चे खेल रहे थे, बड़े आपस में बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे थे। एकाएक आशा के दोस्तों को दिखता है कि एक बूढ़ा आदमी अपने 2 बच्चों के साथ किसी एक दुकान में जाकर कुछ खाने को मांगता है, पर वह दुकानदार उन्हें बड़ी बुरी तरीके से लताड़ता है और वहां से बेइज्जत कर कर भगा देता है। समय जैसे बहुत तेजी से बीत रहा हो। आसपास की चीजें बड़ी तेजी से बदल रही थी, मानो यह सारे दृश्य कोई अनजानी ताकत उन्हें दिखला रही हो। उन्हें दिखता है कि वह बूढ़ा आदमी और उसके बच्चे उसी खाने के स्टॉल के बाहर धूप में बैठे बैठे अपना दम तोड़ देते हैं। पार्क का मालिक उनकी लाशों को बाहर कूड़ेदान की तरफ फेंकवा देता है, यह कहकर कि कूड़ेदान वाले आएंगे तो वही इन सब का कुछ करें, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है। पर आज के समय में अच्छे लोग मिलते ही कहाँ हैं। कूड़ेदान वाली गाड़ी ने कूड़े कचरे को तो उठाया, पर उन लाशों को वहीं सड़ने के लिए छोड़ दिया। कोई किसी की जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहता। सब अपने जीवन में व्यस्त जो हैं। यही नहीं, उनकी लाश ले जाने वाला कोई नहीं होने के कारण वह वहीं पर सड़ गई। कुछ दिन बाद स्थानीय नगर पालिका कर्मचारी के कुछ लोग आकर उन लाशों को ले गए। कौन जाने उनका अंतिम संस्कार ठीक से किया गया भी होगा या नहीं। सब कुछ अचानक से शांत हो जाता है। वापस से पूरी जगह खाली और सुनसान दिखाई देने लगती है। सभी कोई एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। मीना सभी से कहती है कि मुझे दुख है, उनके साथ बुरा हुआ, इसमें हमारा क्या दोष, मनीष का क्या दोष था, हमने तो उनके साथ कुछ गलत नहीं किया,
हम तो इस बात से अनजान इस जगह घूमने फिरने के लिए आए थे, ना ही किसी को तकलीफ देने। मीना ने अभी यह सब कहा ही था कि वह बूढ़ा आदमी उन लोगों के सामने प्रकट हो जाता है और मीना उसे देखकर डर जाती है और आगे की तरफ वो भागने लगती है। वह प्रेत मीना को हवा में उछाल देता है। तुम सब लोग एक जैसे हो, एक समान। तुम लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। जो गरीब की पीड़ा ही ना समझ सके वह इंसान ही क्या। आशा उन्हें शांत करके उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि वे औरों के जैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। वह दूसरों की मदद भी करते हैं। हर इंसान बुरा नहीं होता। विक्रांत नोटिस करता है कि मीना ने भी शायद दम तोड़ दिया था। वह बिल्कुल हिलडुल नहीं रही थी। उसके सर से काफ़ी खून आ रहा था। वह दौड़कर उसके पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, पर उसकी भी जान नहीं बचती है। विक्रांत को अचानक से याद आता है कि पिछली बार जब वह इस पार्क में घूमने के लिए आया था तो तकरीबन शाम के 5:30 बज रहे थे। सब कुछ नॉर्मल था। उस बूढ़े और उसके बच्चे की मौत तकरीबन दोपहर के 2-2:30 बजे हुई थी। शायद यही कारण है कि उसने उन लोगों पर दोपहर के वक्त हमला किया। रोते हुए वह तेजी से आशा के पास जाता है और रितेश आशा को पूरी बात बतलाता है। तब तक वह बूढ़े की आत्मा वहां से गायब हो चुकी थी। आशा मीना को पकड़कर रोने लगती है और रितेश पागलों के जैसे यहाँ वहां बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। दोपहर के 3 बज चुके थे। उन तीनों की हालत खराब हो चुकी थी। उन्हें अंदाजा हो चुका था कि उनकी जान बचने वाली नहीं है। आशा ने अभी तक हिम्मत नहीं हारी थी। वह खड़ी होती है और उस मेन गेट की तरफ बढ़ने लगती है। वह हर एक उपाय लगाना चाहती थी जिसके बलबूते उन्हें इस नर्क से आज़ादी मिल सके। मेन गेट पर लगे उस बड़े से ताले को पकड़कर मीना वापस से कुछ मंत्रों को बुदबुदाने लगती है। दूर रितेश और विक्रांत बैठे बैठे ही उसे देख रहे थे। आशा मंत्रों का जाप लगातार किए जा रही थी और साथ ही ईश्वर से प्रार्थना किए जा रही थी। उसके मन में अचानक से दुर्गा माता का ख्याल आता है। उसे याद आता है कि जब वह प्राचीन मंदिर की तरफ गई थी तो उसे माता के पैरों के नीचे कुछ सिंदूर पड़ा हुआ दिखता है। उसने एक चुटकी उस सिंदूर की एक कागज पर ले ली थी और उसे अपने पर्स में डाल लिया था। वह जल्दी से अपने पर्स से उस कागज को निकालकर देखने लगती है। उसमें सिंदूर था। उसे उम्मीद की किरण नजर आ रही थी। यह उसकी आखिरी उम्मीद थी। वह उस सिंदूर को ले जाकर उस मेन गेट के लॉक के ऊपर छिड़क देती है और बाकी बचे सिंदूर अपने माथे पर और रितेश और विक्रांत यहाँ तक मीना और मनीष की लाश के माथे पर लगा देती है और देवी माँ का जाप करने लगती है। आशा की गुत्थी काम में आई थी। जैसे जैसे देवी माँ का मंत्र जाप किए जा रही थी मानो उस बूढ़े के प्रेत और उसके बच्चों को परेशानी हो रही थी। वह लोग उनके पास दौड़कर उन्हें मारने के लिए आ तो रहे थे पर उन्हें छू नहीं पा रहे थे। थोड़ी देर में दरवाजा खुलने लगा। आशा झटके से दरवाजे को जोर से धक्का देती है और दरवाजा खुल जाता है और वह तेजी से बाहर की तरफ भाग जाती है। उसे देख रितेश और विक्रांत भी उसके पीछे पीछे दौड़े चले आते हैं। वह दोनों पार्क से निकल जाते हैं और बाहर से अंदर की तरफ देखने लगते हैं। अंदर उन्हें वही प्रेत दिखाई पड़ते हैं। वे काफी गुस्से में दिख रहे थे, मानो वापस जाने पर वह एक एक को कच्चा चबा जाएंगे। पता नहीं आशा के दिमाग में क्या चल रहा था। वह तेजी से विक्रांत की गाड़ी की तरफ बढ़ती है और गाड़ी की डिक्की में रखे एक्स्ट्रा पेट्रोल को वह गाड़ी से निकालती है और तेजी से उसी कूड़ेदान की तरफ दौड़ पड़ती है जहां उन सभी की लाशें फेंकी गई थी। आशा ने उस वक्त यह भी देखा था कि उन कर्मचारियों ने उन सभी की लाशों का अंतिम संस्कार नहीं किया था, उल्टा उन्हें कूड़ेदान के पीछे एक पुराने कुएं में फेंक दिया था। वह कूड़ेदान की तरफ आती है और वहीं से इधर उधर उस कुएं को देखने की कोशिश करने लगती है। इधर उधर नजर घुमाने में आखिरकार उसे वह कुआं मिल ही जाता है। वह तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है और उसमें उन तीनों की कंकाल भी उसे दिखती है। वह पेट्रोल को उनके ऊपर डालने लगती है और जमीन पर पड़े कुछ सूखे पत्तों पर आग लगाकर उन्हें जैसे तैसे उस लाशों के ऊपर अंदर फेंकने लगती है। पहली बार तो वह जल नहीं रही थी, पर लगातार ढेर सारे पत्तों को जला जला कर फेंकने पर उन लाशों में आग लग ही जाती है।
आग जैसे जैसे लग रही थी वैसे वैसे नज़ारा बदल रहा था। तेजी से अगल बगल की चीजें बदलती हुई दिखाई दे रही थी। आशा का सर घूमने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत कुछ तेजी से बदल रहा हो। विक्रांत रितेश भी उसे नजर नहीं आ रहे थे। आशा का सर घूम जाता है और वह जमीन पर जा गिरती है। थोड़ी देर बाद उसे विक्रांत उठाते हुए मिलता है। वह उससे पूछता है, क्या हुआ आशा, तबीयत तो ठीक है? क्या हुआ तुम्हें? अचानक से तुम गिर कैसे गई और यहाँ कैसे आ गई? हम तो पार्क की तरफ बढ़ रहे थे ना। आशा विक्रांत को पकड़कर रोने लगती है और उससे पूछने लगती है कि यह क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? उस मनहूस पार्क से तो अभी अभी हम निकले हैं। तभी आशा की नज़र मीना और मनीष पर पड़ती है। वह बिल्कुल चौंक जाती है। बड़ी बड़ी आंखें करके दोनों को घूरने लगती है। मीना उसे देखकर वापस से उसे चिढ़ाना स्टार्ट कर देती है। यह लो, इसे तो अभी से थकावट हो गई, मैडम को चक्कर भी आ गए। यह सब कहकर वे लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और आशा को पार्क की तरफ ले जा रहे होते हैं। आशा झटके से मीना का हाथ झटकते हुए उन्हें उस पार्क पर जाने को मना करती है। उसे अब भी शक था कहीं फिर से वह प्रेत आत्माएं उन पर हमला ना कर दे। सारे दोस्त उससे पूछते हैं, क्यों, क्या हुआ, तुम्हें क्यों घूमने का मन नहीं है? अगर तुम्हें वहां नहीं जाना तो कम से कम हमें तो जाने दो, हमारा मजा मत किरकिरा करो। आशा मन ही मन बहुत खुश थी मीना और मनीष को जिंदा देखकर, पर साथ ही साथ बहुत हैरान और परेशान भी थी। उन्हें कैसे समझाए कि इस पार्क में उनके साथ क्या हुआ था। उस पार्क में ना ही जाएं तो बेहतर है। अभी अभी इतनी मशक्कत के बाद तो उन्हें उस नर्क से आज़ादी मिली। वापस से अगर वहां जाएंगे और फिर वापस से अगर कुछ हुआ, क्योंकि अब उसने उन लाशों को जला दिया है, तो शायद वहां पर कुछ उपद्रव ना हो। पर फिर भी उसके मन में शंका थी, जिसके कारण वह वहां ना जाने की जिद करने लगती है और जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देती है। उसके इस हरकत को देखकर सभी दोस्त काफी परेशान हो जाते हैं और ना चाहते हुए भी उस पार्क में नहीं जाते हैं। वह वापस से अपनी गाड़ी के पास चले आते हैं। सभी दोस्त कार में बैठते हैं। कुछ देर कार स्टार्ट करने के बाद कार वापस से चलने लगती है। आशा पीछे पलटकर दूर से उस पार्क को देखने लगती है और मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करने लगती है कि उन्होंने उसके दोस्तों को और उसे बचा लिया। तो दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म होती है। अगर आप सभी को कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में जय महाकाली कमेंट करो।